तो स्वागत है आपका एजुकेशन आरपी स्टडी पॉइंट पर। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं हाई स्कूल के सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट एसिड बेस एंड सॉल्ट। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। आज का टॉपिक है पीएच मान। सबसे पहले हम लोग पीएच मान पर पहुंचने से पहले उसके सूत्र पर जाते हैं। जिस किसी को भी सूत्र याद हो गया उसको पीएच वैल्यू की परिभाषा आसानी से याद हो जाएगी। देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो हमारा होता है हाइड्रोजन आयन कहलाता है। इसके ऊपर जो ये प्लस आयन लगा है ये हाइड्रोजन आयन कहलाता है। और ये जो इसका बड़ा ब्रैकेट है ये इसकी सांद्रता कहलाती है, जिसको माइनस हिंदी में ऋणात्मक कहते हैं और इसको लॉग हिंदी में बोलते हैं लघु गुणकी। इसकी परिभाषा कैसे बनती है? सिर्फ आपको अपने आप से ये जोड़ना है किसी विलयन के, उसके बाद परिभाषा इसी में से निकल के आ जाएगी। किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणकीय मान को पीएच मान कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणकीय मान को पीएच मान कहते हैं। अब देखेंगे ऊपर यही परिभाषा लिखी है कि नहीं लिखी है। देखिए, यही लिखा है, किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उसके ऋणात्मक लघु गुणकीय मान को पीएच मान कहते हैं। कितनी ही आसानी तरीके से ये हमें परिभाषा याद हो गई। अब हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व होता है और इसका क्या यूज होता है ये भी हम लोग सब समझ लेते हैं। देखिए, ये जो पीएच मान होता है 1 से लेकर 14 के बीच होता है और जो इसका मिड पॉइंट होता है 7, जो ये 7 होता है, 7 जिसका पीएच मान होगा वो उदासीन होगा और 7 से कम जिसका पीएच मान होगा वो अम्लीय प्रकृति के कहलाएंगे और 7 से ज़्यादा और 14 से कम होगा तो वो ये क्षारीय कहलाएंगे। अगर इससे ज़्यादा आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो इसके लिए मैंने एक स्पेशली वीडियो बना ली है, वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं लवण पे। देखिए, लवण की भी परिभाषा सबसे सरल होती है। जब अम्ल और क्षार की आपस में अपक्रिया कराई जाती है तो लवण तथा जल बनता है। देखिए, NaHCl हमारा क्या होता है? अम्ल होता है। उसकी अपक्रिया NaOH से करा दी गई तो लवण तथा जल बना दिया। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसको बोलते हैं साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड, और उसके साथ ये जल का निर्माण कर रहा है। अब आगे देखते हैं कि लवण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, लवणों के प्रकार अब जानते हैं हम लोग लवणों के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, लवणों के होते हैं हमारे 6 प्रकार। नंबर 1 पे है हमारा NaCl, नंबर 2 पर है Na2SO4, नंबर 3 पर है MgOHCl, नंबर 4 पर है NaKSO4, नंबर 5 पर है K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O, नंबर 6 पर है K4FeCN6। ये इसके हैं रासायनिक सूत्र, ये इसके हैं रासायनिक नाम और ये इसके हैं साधारण नाम। देखिए, जो NaCl होता है उसको हम लोग सोडियम क्लोराइड बोलते हैं और ये साधारण लवण होता है। उसके बाद Na2SO4 जिसको हम लोग सोडियम सल्फेट कहते हैं और ये हमारा अम्लीय लवण होता है। उसके बाद MgOHCl मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, ये हमारा क्षारीय लवण होता है। NaKSO4 सोडियम पोटेशियम सल्फेट, इसमें 2 मिश्रित हैं इसीलिए इसको मिश्रित लवण कहते हैं। K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O, पोटास एलम जिसको द्विक लवण कहते हैं और इसका साधारण नाम फिटकरी भी होता है। उसके बाद K4FeCN6 जो कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड कहलाता है और इसको हम लोग संकर लवण कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि लवणों से रसायनों का निर्माण कैसे होता है। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी इससे निर्माण हो सकता है, धोने वाला सोडा का, विरंजक चूर्ण का, बेकिंग पाउडर का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अब एक एक करके हम इसको डिस्क्राइब करके समझेंगे। अब है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है इसकी हम संपूर्ण जानकारी यहीं से लेंगे। देखिए, जो जलीय विलयन होता है हमारा किसका? साधारण लवण का। जो साधारण लवण का जलीय विलयन होता है अगर इसमें हम लोग वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में वियोजित हो जाता है। अब ये कैसे होता है इस सबको हम अपक्रिया के द्वारा समझेंगे। देखिए, जो NaCl है, NaCl हमारा जब वियोजित होगा Na+ आयन में और Cl- आयन में वियोजित होगा और जब भी इसका जल अपघटन होता है तो ये H+ आयन और OH- आयन में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए, जो प्लस वाला होता है वो हमेशा कहाँ जाएगा? माइनस पर। तो Na+ वाला कहाँ चला जाएगा? माइनस पर। ये Na और OH मिलकर क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिए। और ये क्लोरीन होता है, ये माइनस चार्ज होता है तो एनोड पर चला जाता है, क्योंकि जो एनोड होता है हमारा प्लस चार्ज का होता है और क्लोरीन बना देता है। जो हाइड्रोजन होता है वो कैथोड पर चला जाता है, क्योंकि कैथोड हमारा
माइनस आयन रखता है और वहाँ पे हाइड्रोजन बना देता है। इसीलिए देखिए एनोड पर क्लोरीन जाकर अपने आप को उदासीन कर लेता है और कैथोड पर हाइड्रोजन जाकर अपने आप को उदासीन कर लेता है। उसके साथ साथ जो क्या होता है, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन भी क्या होता है, कैथोड पर बनता है। इसी के साथ साथ इनके उपयोग भी अलग अलग होते हैं। देखिए जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका उपयोग कपड़ा उद्योग और कागज उद्योग में भी किया जाता है। इससे वे हमारे रोगाणु या कीटाणु रहित होते रहते हैं। और उसके बाद जो क्लोरीन होता है इसको किसी भी चीज को स्वच्छ करने के लिए, जल को स्वच्छ करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन जिससे हम लोग बहुत ही परिचित हैं, जो हाइड्रोजन होता है इसका उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जा सकता है और यह हमारे प्रकृति में 76% पाया जाता है। देखिए अगला टॉपिक है हमारा विरंजक चूड़, जिसका फार्मूला होता है CaOCl2, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब इसका निर्माण कैसे होता है, शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया कराने से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। शुष्क बुझा चूना किसे कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। देखिए ये है CaOH का होल ट्वाइस, जिसको बुझा चूना या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसकी अभिक्रिया अगर क्लोरीन से कराई जाती है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बना देता है और जल का निर्माण कर देता है। ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हमारा विरंजक चूर्ण कहलाता है। विरंजक चूर्ण को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग आप लोग घर पर किए होंगे। इसका निर्माण किसी भी चीज़ को स्वच्छ करने के लिए या फिर गंदगी को दूर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अब इसके नियमित उपयोग देख लेते हैं। कागज उद्योग में भी इसका उपयोग होता है, कपड़ा उद्योग में भी इसका उपयोग होता है और साथ ही साथ पानी को कीटाणुनाशक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसको किसी भी चीज़ का नंबर 4 पॉइंट भी इसके साथ साथ लिख लेंगे। किसी रंगीन पदार्थ को रंगहीन बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब हम लोग इसके अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है बेकिंग सोडा, जिसको हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं। इसका फार्मूला NaHCO3 होता है, जिसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। इसका निर्माण कैसे किया जाता है, देखिए इसमें हम साधारण लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अमोनिया की जब अभिक्रिया कराते हैं तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। अब इन सभी को हम डिस्क्राइब से समझेंगे। जो NaCl होता है ये हमारा साधारण लवण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, नौसादर। इसको हम लोग नौसादर भी बोलते हैं, साधारण भाषा में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नौसादर। और उसके साथ ये हमारा क्या बना रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए जो सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा यौगिक बना रहा है ये अस्थायी यौगिक होता है, मतलब किसी भी चीज़ में घोलने पर ये अपनी वास्तविकता खो देता है। इसीलिए इसको हम अपने जुबान पर रख कर भी इसको टेस्ट कर सकते हैं। अब इसका उपयोग क्या, देखिए खाना बनाने के समय इसको गर्म करने पर क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हम खाने के साथ बनाने में इसको गर्म करेंगे तो ये सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पुनः विभक्त हो जाएगा। अब ये देखिए सोडियम कार्बोनेट, इसका साधारण नाम होता है धोने वाला सोडा या फिर वॉशिंग सोडा। इसका उपयोग कपड़े धोने के लिए भी किया जाता है। इसको हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। उससे पहले हम इसके उपयोग समझ लेते हैं। देखिए इसका उपयोग हम लोग खाने के लिए भी करते हैं, क्योंकि इसकी प्रकृति होती है क्षारीय। ये कभी कभी हम लोग के पेट में क्या होता है, एसिडिटी बनने लगती है। उस एसिडिटी को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि एसिडिटी एसिड से बना है। एसिड और क्षार जब आपस में मिलते हैं तो उसको उदासीन कर देते हैं, इसीलिए इसका खाने में यूज किया जाता है। पेंट और जंग को हटाने के लिए, कहीं पे पेंट या जंग है उसको भी हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। शरीर की सफाई के लिए भी किया जाता है। अग्निशामक के इस्तेमाल में भी इसका उपयोग किया जाता है, मतलब कोई भी आग को बुझाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। देखिए अगला टॉपिक है धोने का सोडा। धोने के सोडे का फार्मूला होता है Na2CO3.10H2O। जो 10 ये यहाँ पे लगा है इसको हम लोग डेका बोलते हैं और जल के अणुओं को हम लोग हाइड्रेट बोलते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अब इसका निर्माण कैसे होता है, जो सोडियम कार्बोनेट होता है इसका पुनः क्रिस्टलीकरण करके, मतलब पुनः जल मिला करके हमें धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए क्या किया गया, सोडियम कार्बोनेट ले लिया गया और जल के 10 अणु ले लिए गए। जो जल के 10 अणु ले लिए गए ये आपस में रिएक्शन करके क्रिस्टलन करके क्या बना दिए, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ये हमारा क्या हो गया, धोने का सोडा, जिसको हम लोग
वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। अब इसके उपयोग क्या होते हैं, देखिए इसका उपयोग किसी भी चीज़ की साफ सफाई के लिए किया जाता है, जैसा कि इसके नाम से प्रतीत हो रहा है धोने का सोडा। तो इसका पहला उपयोग क्या लिखा है, कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में भी किया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखा है घरों में साफ सफाई करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तीसरे नंबर पे है जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। अब जल में स्थायी कठोरता होती कहाँ से है, देखिए जो जल होता है उसमें स्थायी कठोरता होती है मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के अणुओं की उपस्थिति के कारण इसमें क्या होता है, जल कठोर हो जाता है। यही उसकी जल की स्थायी कठोरता दिखलाती है। अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फार्मूला होता है CaSO4.12H2O। ये जो हाफ लगा है इसको हम लोग हेमी बोलते हैं, और आगे मैंने आपको बता ही दिया है कि जल के अणुओं को हम लोग हाइड्रेट बोलते हैं। तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। अब इसका निर्माण कैसे होता है, देखिए निर्माण में क्या होता है, जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर यह क्या होता है, जल के अणु त्याग देता है। जब ये जल को अणु को त्याग देगा तो ये क्या बना देगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना देगा। अब इसकी रिएक्शंस को समझते हैं। ये होता है जिप्सम, इसको 373 केल्विन ताप पर या फिर 100 डिग्री सेल्सियस ताप कह सकते हैं तक गर्म करते हैं, तो ये क्या बना देता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसके जल के अणु निकल जाते हैं। अब इसको पुनः प्लास्टर ऑफ पेरिस से हम पुनः जिप्सम कैसे प्राप्त करेंगे, इसमें क्या किया जाएगा, जल के अणु पुनः मिला दिए जाएंगे। मतलब जल पुनः मिलाने पर इसमें क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। अब इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग आप लोग समझते होंगे। इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जब हम लोग के हाथ पैर फ्रैक्चर हो जाते हैं तो इसका उपयोग उसी में किया जाता है। उसके बाद खिलौनों और सजावट के सामान बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब जैसे कि घरों में पुट्टी लगाई जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दीवार की सतह को चिकना करने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।